और देखिए जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। पुंछ के मेंढर सेक्टर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर की खबर है। कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली और इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो एक इलाके से इनपुट आया आतंकियों के छिपे होने का और उसके बाद सेना के पहुंचने से अब तक एनकाउंटर, सर्च ऑपरेशन, धरपकड़ की कोशिशों की खबर मिल रही है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, पुंछ के मेंढर सेक्टर से सुरक्षा बलों और आतंकियों के एनकाउंटर की खबर मिल रही है। सुरक्षा बल लगातार कोशिश में हैं ऐसे छिपे हुए आतंकियों को ढूंढ निकालने में। इसके लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसी बीच ये जानकारी है कि इनपुट मिलता है कुछ आतंकी इन्हीं जंगलों में छिपे हो सकते हैं और इनको ढूंढने के लिए सेना, सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। इनकी धरपकड़ की कोशिश चल रही है और देखिए 3 आतंकी ढेर होते हैं कल बारामूला, किश्तवाड़ और आज पुंछ। 3 लोकेशन है जम्मू कश्मीर में। घाटी को अशांत बनाने की जो कोशिश है, जो नापाक इरादे हैं, कम से कम यहां पर वो पूरे नहीं हो सकते क्योंकि सेना ने इनपुट के अकॉर्डिंग एक्शन ले लिया है और बारामूला में सफलता मिली है जहां 3 आतंकी ढेर किए गए हैं। लेकिन आज सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इन जंगलों में, घने जंगलों में छिपे होने की कला जरूर पता है, लेकिन इन्हीं से ढूंढ करके 3 आतंकियों को बारामूला में सेना के जवानों ने ढेर कर दिया। आज भी कोशिश है धरपकड़ की, आज भी कोशिश है। सुरक्षा बलों की सर्च ऑपरेशन इसीलिए चलाया जा रहा है कि घने जंगलों का, भौगोलिक परिस्थितियों का फायदा ये आतंकी ना उठा पाए, इन्हें धर दबोचा जाए। क्योंकि इलेक्शन से पहले भी तमाम एजेंसीज अलर्ट मोड पे हैं और यहां किसी भी तरीके के मंसूबे जो पाल करके छिपे हुए हैं ये आतंकी, इन्हें ढूंढा जाए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ की। 3 मंजिला इमारत का बारिश में यह हाल हुआ कि वो गिरती है और इस पूरे हादसे में 10 लोगों की मौत की खबर आई है। मेरठ में मलबे में दबे 15 लोगों को निकाला भी गया है। हालांकि अभी ताजा अपडेट है कि रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। 3 मंजिला इमारत धराशायी हुई, 10 लोगों की मौत की खबर है। 15 लोगों को रेस्क्यू करने में सफलता जरूर मिली है, लेकिन 10 लोगों की जिंदगी इस इमारत में खत्म हो चुकी है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है, यानी ये गुंजाइश की कोई और दबा हो ये अब नहीं है या ना के बराबर है। सनुज से ग्राउंड की रियलिटी का पता लगाते हैं। सनुज, कब कितनी देर चला ये ऑपरेशन और अब किसी के ना होने की खबर पुख्ता है, 10 लोगों के मौत की जानकारी आई है। हाँ देखिए, बिल्कुल जो एनडीआरएफ के कमांडेंट थे अमित कुमार, उनसे हमारी बात हुई थी। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो रेस्क्यू ऑपरेशन अब खत्म हो गया है। ये 3 मंजिला इमारत भर भरा कर गिरी थी, 15 लोग इसके भीतर दब गए थे, 15 लोगों को निकाल लिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। हालांकि दुखद खबर यह है कि जो 10 लोग हैं उन 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, उसमें कई बच्चे भी शामिल हैं। मौके की तस्वीरें आपको दिखा देता हूं कि ये देखिए 3 मंजिला इमारत थी और किस तरीके से ताश के पत्तों की तरह ये इमारत यहाँ पर ढह गई और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो तो खत्म कर दिया गया, लेकिन अब ये देखिए कि ये जो जर्जर बिल्डिंग हो चुकी है, अब इसको भी गिराने का काम जो है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जाएगा। जल्दी इसको भी यहाँ पर धराशायी करा दिया जाएगा। इसी के साथ ही जो मवेशी हैं वो मवेशी यहाँ फंसे हुए हैं इस मलबे में। जो 15 लोग थे, उन 15 लोगों को तो निकाल लिया गया है, लेकिन जो मवेशी फंसे हुए हैं उन मवेशियों को निकालने के लिए भी अब एक प्लान बनाया जा रहा है कि आखिर उनको कैसे यहाँ से बाहर निकाला जाए। जो तमाम आसपास के लोग हैं वो देखिए मौके पर मौजूद हैं। कोई रास्ता यहाँ से बनाने की कोशिश की जा रही है कि मवेशियों को यहाँ से किसी तरीके से निकाल लिया जाए। आसपास के जो लोग हैं वो रात भर नहीं सोए हैं, रात भर यहाँ पर पहरा देते रहे। जो करीब 5 बजे का मामला है और आसपास के इलाके के लोग, जो जाकिर कॉलोनी गली नंबर 8 में ये मकान धराशायी हुआ, गली के आसपास के जो लोग हैं वो दौड़े, आसपास अनाउंसमेंट करा दिया गया, हजारों लोग आए और रेस्क्यू ऑपरेशन चला। उसके बाद शाम के वक्त में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ऐसी खबर और ऐसा मंजर है जिसे देखने के बाद पूरे मेरठ में लोगों को डर रहेगा कि जिस छत के नीचे हैं वो छत कितनी मजबूत है और कितनी मौसम भरोसे है। शुक्रिया सनुज तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, कोलकाता में लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और एसएचओ अभिजीत मंडल को अरेस्ट कर लिया गया। आज दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और सूत्रों की माने तो गिरफ्तारी, सबूत मिटाने, एफआईआर में देरी, ये है इन पर।
और आपको यह भी बताएं कि संदीप घोष को करप्शन के मामले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। अब उन्हें सीधे रेप मर्डर केस में अरेस्ट किया गया, यानी 2 चार्ज हो चुके हैं। वित्तीय अनियमितताओं वाले मामले में तो उनकी गिरफ्तारी थी ही, लेकिन एक और मामला उसमें ऐड ऑन है। रेप मर्डर केस से उनकी एक कनेक्शन को लेकर के आज उन्हें कोर्ट पे पेश किया जाएगा। 2 गिरफ्तारी हुई हैं। एसएचओ अभिजीत मंडल, जिसकी भूमिका संदेह के घेरे में थी, और अब इनकी गिरफ्तारी के बाद आज कोर्ट में पेशी होनी है। तमाम जो अब जांच की प्रक्रिया है आगे बढ़ते नजर आ रहा है। वरुण जैन का रुख करेंगे दिल्ली से और जानकारी लेते हैं कि सीबीआई के एक्शन से अब जाके कुछ एक्शन दिखाई दे रहा है, जहां पर जांच की लंबी प्रक्रिया, अब इसके बाद आगे क्या, किस तरीके से समझा जाए आगे के प्रोसेस को। वरुण। घोष से करीब 150 घंटे तक इस मामले में सीबीआई ने पूछताछ की थी। 10 लोगों का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराया था, जिसमें संदीप घोष का भी पॉलीग्राफिक टेस्ट हुआ। लगातार सवाल उठ रहे थे, आखिरकार जीडी एंट्री में इतनी देरी क्यों हुई, एफआईआर करीब 12 घंटे बाद क्यों दर्ज हुई, क्यों सैकड़ों की संख्या में लोग जो घटनास्थल पर वहां पर पहुंच गए थे, क्यों उनको रोका नहीं गया। उसी को लेकर सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रही थी और जो संदीप घोष और जो बाकी लोग हैं उनके डायरेक्ट कनेक्शन को तलाशने की कोशिश कर रही थी। और आखिरकार देर रात को सीबीआई ने संदीप घोष और साथ ही जो ताला पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर्स इंचार्ज है, ओसी यानी कि एसएचओ अभिजीत मंडल, इन दोनों की भी गिरफ्तारी डाल दी है। यानी कि अब तक इस रेप और हत्या का जो मामला है, इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें संजय राय मुख्य आरोपी है, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और साथ ही जो ओसी जो कि थाने के जो इंचार्ज थे अभिजीत मंडल, इनको गिरफ्तार किया है। क्योंकि संदीप घोष भ्रष्टाचार के मामले में पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और जेसी पर है, इसलिए सीबीआई की तरफ से कोर्ट में इनको रिमांड के लिए एक एप्लीकेशन लगाई थी, जिसे कोर्ट ने अलाउ किया था। यानी आज इनको जेल से सीधा कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, जहां पर सीबीआई इनको रिमांड पर लेगी और साथ ही अभिजीत मंडल, जिनको सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है, उनको भी कोर्ट में पेश करके सीबीआई रिमांड पर लेगी। जी बिल्कुल। और प्रकाश सिन्हा कोलकाता से जुड़े हैं। प्रकाश, ये किसी से नहीं छुपा है, इतनी लंबी पूछताछ जांच में सीबीआई को ऑलमोस्ट इन दोनों ने छकाया ही है। अब जाकर के इनकी गिरफ्तारी और आज पेशी, रिमांड मिलने के बाद क्या चीजें संभव हो सकती हैं, और इसके अलावा इन दोनों की भी तो लीगल टीम होगी, उनकी तरफ से भी तो पूरी प्रिपरेशन देखी जा रही है, तभी तो इतना लंबा वक्त लगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो पहले दिन से जिस दिन ये घटना घटी, उस दिन से ही ये आरोप लगाए जा रहे हैं, ये कयास और आशंका जताई जा रही है कि अकेले संजय राय ने इस घटना को अंजाम नहीं दिया है। यानी कि बलात्कार करना, उसके बाद खून करना। पहले दिन से ही कहा जा रहा है कि कई लोग शामिल हैं, और पहले दिन से ही ऐसे आरोप लगाए जा रहे थे कि संदीप घोष जो उस वक्त प्रिंसिपल थे, उन्होंने पूरे मामले को दबाने की कोशिश की। न सिर्फ दबाने की कोशिश की, आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के जो लॉयर हैं वो खड़े होकर बोलते हैं कि वहाँ क्राइम सीन को डिस्टर्ब किया गया, वहाँ एविडेंस टैंपर किया गया। लगातार पूछताछ हुई संदीप घोष, उनसे लगभग 150 घंटे तक पूछताछ की गई। टाला थाना के जो प्रभारी जिनको गिरफ्तार किया गया अभिजीत मंडल, उनको भी लगातार 3-4 दिन बुलाकर पूछताछ किया गया। ऐसा भी देखने को मिला कि बीच में तबीयत खराब होने का बहाना सामने लाकर वो अस्पताल पहुंच जाते हैं। अस्पताल उनको बिल्कुल प्रकाश, जिस तरीके से ये बातें सामने आ रही हैं कि लीगल मदद की, क्योंकि एसएचओ की भूमिका क्या रही होगी, उसने किस तरीके से सबूतों को बचाने में, मिटाने में मदद करी या नहीं, ये तमाम चीजें हैं जो बहुत बड़े आरोप हैं और संदेह के घेरे में। इस पर क्लैरिटी कब आएगी, इसे देखना होगा। आप हमारे साथ बने रहें। इसी बीच हम आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। कोलकाता में प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स और ममता सरकार के बीच अभी भी तकरार जारी है। बार बार कोशिश की जा रही है, मीटिंग करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मीटिंग फेल हो रही है। दोनों पक्ष कुछ मिनट के लिए मिले तो जरूर, लेकिन मुलाकात बैठक में तब्दील नहीं हुई, मीटिंग के लिए तैयार नहीं हुए, टेबल पर बैठ करके जो बात होनी चाहिए वो बात नहीं हो रही है। डॉक्टर अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि मीटिंग तब तक नहीं होगी जब तक आप लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, मतलब उस मीटिंग को इंटरनेट पे या फिर लोगों के पास ये सुविधा रहे कि लाइव देख सकें, लाइव स्ट्रीमिंग हो। लेकिन ममता बनर्जी ने लाइव स्ट्रीमिंग पर असमर्थता जताई है। আমিও কিন্তু 2 ঘন্টা তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি, তোমাদের প্রত্যেককে ছাতা দেওয়া হয়েছে, সামনে বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তোমরা ভিজবে না, আমার এটা অনুরোধ থাকলো। কেন ভিজছো? তোমাদের জন্য আমি তো জায়গা করে রেখেছি। আর আমি আবার বলি, তোমাদের চিঠিতেও কোথাও লাইভ স্ট্রিমিং এর কথা লেখা নেই, আমাদের চিঠিতেও লেখা নেই। আমরা টোটালটাই রেকর্ড করে রাখছি এবং তোমাদের শেয়ার করব আমরা মিনিটস।
এবং এটা আমরা কেউই রিলিজ এখন করবো না, যেহেতু কোর্টে কেস চলছে। আমরা এটা সময় মতো কোর্টের কেসটা একটু শেষ হয়ে গেলে তোমাদের দিয়ে দেবো, তোমাদের তো একদিন ওয়াচ করতে পারো যে আমরা টোটালটাই রেকর্ড করবো, নিশ্চিন্তে থাকো, এইটুকু আমার প্রতি ভরসা রাখতে পারো। তোমাদের মিসলিড করবো না, তোমাদের কোনোই করবো না। आइए हम सीधे ग्राउंड पर प्रकाश से जानकारी लेते हैं। प्रकाश, ये किस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको रिकॉर्डिंग मिल सकती है, लाइव स्ट्रीमिंग पॉसिबल नहीं है, इसके पीछे की वजह, और स्टूडेंट्स लाइव स्ट्रीमिंग के लिए ही इतने एडमेंट क्यों है, वो उसी पे अड़े क्यों हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। मान मनौवल का दौर जारी है। हमने देखा 2 दिन पहले मेडिकल स्टूडेंट्स जो है वो नबानो पहुंच गए थे, वहाँ भी लाइव स्ट्रीमिंग होना है ऐसा डिमांड उनकी तरफ से किया गया था, लेकिन चूंकि ममता बनर्जी उस पर राजी नहीं हुई, वो फिर वापस आ गए। कल हमने देखा ममता बनर्जी का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था यहाँ जो राजनीतिक विश्लेषक है, दोपहर में ममता बनर्जी पहुँच जाती है जहाँ धरना स्थल है, जहाँ मेडिकल स्टूडेंट धरने पे बैठे थे, अचानक पहुँच जाती है बिना किसी को बताए। मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था और उसके तुरंत बाद हमने देखा कि मेडिकल स्टूडेंट्स जो धरने पे बैठे थे उनकी तरफ से एक मेल किया जाता है कि वो बैठक करना चाहते हैं। शाम 6 बजे का वक्त सीएम की तरफ से दिया जाता है और तय समय से 15-20 मिनट के बाद वो वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वही पुराना डिमांड कि लाइव स्ट्रीमिंग करना होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग करना होगा, बात बन नहीं रही थी। लगभग 1.5 घंटे तक हमने देखा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, डीजी जो राज्य के हैं और चीफ सेक्रेटरी गेट के सामने खड़े हैं, बारिश में भीग रहे थे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट जो धरने पे बैठे थे, बाहर खड़े थे। बिल्कुल प्रकाश, कुल मिलाकर ये है कि स्टूडेंट्स को भरोसा नहीं है, एतबार नहीं है, ये बड़ी बात है। कुल मिलाकर के लब्बो-लुआब यही है। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, यूपी में बहराइच दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भेड़ियों के अटैक से पीड़ित जो परिवार रहे हैं उनसे मुलाकात का कार्यक्रम है। इसके अलावा ऑफिसर्स के साथ मीटिंग होगी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, किस तरीके से वहां पर कॉम्बिंग चल रही है, किस तरीके से ये ऑपरेशन कितना आगे बढ़ा है, क्योंकि 10 लोगों की जिंदगी भेड़िए के अटैक में खत्म हो गई है। उनके परिवार वालों का दुख दर्द बांटने के लिए सीएम योगी पहुंचेंगे। इसके अलावा 50 लोग बहराइच में घायल भी हुए हैं भेड़िए के अटैक में, और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि ये घायलों की संख्या बढ़ भी रही है। लगातार भेड़िए के अटैक में ये इजाफा भी देखा जा रहा है। ऐसे में आज सीएम पहुंच रहे हैं। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी वीरेश पांडे का, उनसे जानकारी लेते हैं। सीएम के मीटिंग को लेकर के वीरेश, क्या क्या जानकारी है और क्या कंडीशन अभी? देखिए, 3:30 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और जो मृतक हैं उनके परिजनों से मिलेंगे, घायलों के परिजनों से मिलेंगे। एक अभिभावक के तौर पर जो पीड़ित लोग हैं उनसे मिलकर उनके दुख को बांटने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। लगभग 1 घंटे का दौरा रहेगा और ऐसे में वहाँ के जिले के जितने जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, वहाँ मौजूद रहेंगे। साथ ही शासन के जो लोग हैं उन्हें भी बुलाया गया है। विकास योजनाओं पर भी चर्चा होगी और लगभग 1 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री मिलकर जो भेड़िए का आतंक है लगभग 6 महीने से चल रहा है और 10 से के करीब लोग मारे गए हैं और लगभग 50 से ज़्यादा लोग घायल हैं, तो ऐसे में एक भेड़िया अभी पकड़ में नहीं आया है। बाकी वन विभाग ने 5 भेड़ियों को पकड़ लिया है, लेकिन क्या तैयारियां हैं भविष्य में ऐसी कोई घटनाएं और ना हो, क्योंकि पूरी तरीके से जो भेड़िए का आतंक बहराइच में रहा है उससे पूरे देश में यूपी की छवि खराब हुई है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का वहां पहुंचना और पहुंचकर अधिकारियों को निर्देशित करना, चीज़ों को समझना और भविष्य में कोई ऐसी घटना न दोहराई जाए, ऐसा कोई आतंक न हो, ये दौरा इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिल्कुल वीरेश, अब देखना होगा कि आज की इस मीटिंग से क्या बुलेट पॉइंट्स निकल के आते हैं। शुक्रिया वीरेश जानकारी के लिए। और आइए आपको बताएं कि आज झारखंड दौरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई तरीके की योजनाओं परियोजनाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले पीएम मोदी टाटानगर में रेलवे प्रोजेक्ट्स की सौगात देंगे। पीएम का जमशेदपुर में होने वाला रोड शो रद्द है। लगातार हो रही बारिश की वजह से रोड शो को रद्द करना पड़ा। ये ताजा अपडेट आपको दे दें, आज कई तरीके के कार्यक्रम थे जिसमें रोड शो भी शामिल था, लेकिन फिलहाल जैसी बारिश हो रही है, जिस तरीके का मौसम विभाग का अलर्ट है, उसे देखते हुए रोड शो को कैंसिल करना पड़ा है। तो आज रेलवे से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी सौगात मिलने वाली है। झारखंड को टाटानगर में रेलवे प्रोजेक्ट्स की शुरुआत होने वाली है। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन है जिसे हरी झंडी दिखाया जाएगा, लेकिन इसके साथ एक रोड शो भी था, लेकिन उस रोड शो को मौसम की चेतावनी और लगातार हो रही बारिश से जो हालात हैं उसे देखते हुए रद्द करना पड़ा है। तो पीएम मोदी का
जमशेदपुर में रोड शो कैंसिल किया गया। तो देखिए, बारिश की वजह से पीएम मोदी का झारखंड में रोड शो रद्द हो गया है, उनके दौरे पर असर पड़ा है। लेकिन मूसलाधार बारिश की वजह से देश के कई ऐसे हिस्से हैं जो वाकई बेहाल हैं। सितंबर में सैलाबी सितम से त्राहिमाम की सिचुएशन है। इस रिपोर्ट में देखिए, यूपी में बारिश की मनमानी से परेशानी। किसी भी समय पानी का बहाव बढ़ सकता है। आप लोग से अनुरोध है कि नदी के किनारे ना जाएं। इस वक्त बाढ़ बारिश की मार अगर कोई सबसे ज्यादा झेल रहा है तो वो उत्तर प्रदेश है। यहाँ नदियों ने ऐसी चाल बदली है कि कई शहरों की तस्वीर तबाही से लाल हो गई है। ये तस्वीर पीलीभीत की है। यहाँ देवहा नदी में 46,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रशासन अपील कर रहा है कि नदी से दूर रहें। पानी का बहाव बढ़ सकता है। आप लोग से अनुरोध है कि नदी के किनारे ना जाएं। अपने सामान, अपने पशु परिजन को सुरक्षित स्थान पे रखें तथा सबसे अनुरोध है कि कोई भी नदी के किनारे ना जाए। लेकिन जानवरों के लिए ये बाढ़ काल बन गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक हिरण का बच्चा पानी में बह रहा है, जिसके बचने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। लेकिन गांव वाले रेस्क्यू कर इसे बचा लेते हैं। अब जरा प्रयागराज से आई इस तस्वीर को देखिए। यहाँ कुदरत का बनाया झरना बह रहा है और हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर पानी से भर गया है। ये सिलसिला लगातार चलता है और इन सब के बीच में ही पुजारी पूजा भी करते हैं। दरअसल संगम नगरी में गंगा यमुना दोनों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। दोनों नदियां 4 से 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही हैं। इसी वजह से संगम किनारे लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर की ऐसी हालत हुई है। ये इस साल में दूसरी बार है जब लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में पानी भरा है। जानकारी के मुताबिक जलस्तर बढ़ने का ये सिलसिला अगले 2 दिनों तक जारी रह सकता है। चित्रकूट में यमुना नदी तांडव मचाए हुए है, जो 15 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है और अब इसके साइड इफेक्ट पूरे शहर में दिख रहे हैं, क्योंकि जहां देखोगे पानी और सिर्फ पानी ही नजर आएगा। चित्रकूट के दर्जन गांव पानी में डूब चुके हैं। लोग जान जोखिम में डालकर पुल को पार कर रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कहीं कमर कमर तक पानी है तो कहीं पानी गले तक पहुंच गया है। ये कोई झील नहीं है, ये यूपी के लखीमपुर की सड़कें हैं, क्योंकि लगातार हो रही बारिश ने सड़कों को बंधक बना लिया है, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। जिन सड़कों पर पहले गाड़ियां दौड़ती थीं, वहां अच्छे से खड़ी भी नहीं हो पा रही हैं। दरअसल लगातार हो रही बारिश के बाद जब बनबसा बैराज से पानी छोड़ा गया तो पूरा शहर पानी में डूब गया। अब जरा टापू बने बहराइच के गांवों को देखिए। यहाँ गिरिजापुरी और गोपिया बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद 35 गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। गांव के चारों तरफ पानी भरा हुआ है, जिसके चलते गांव वालों के सामने साफ पानी और खाने के सामान का संकट पैदा हो गया है। मध्य प्रदेश के मुरैना में ट्रैक्टर ट्रॉली बहने से 2 लोग पानी में डूब गए, जिनकी तलाश अब तक जारी है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि नाव पर बैठकर दोनों लापता लोगों की खोजबीन हो रही है। आपको बता दें कि शुक्रवार को यह हादसा हुआ था, लेकिन अभी तक उनकी कोई खबर नहीं लगी है। वैसे इस वक्त पूरे देश का हाल ऐसा ही है, क्योंकि आसमान से आ रही बारिश आफत बन गई है, जो सितंबर में कुछ ज्यादा ही सितम ढा रही है। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको झारखंड और देखिए तस्वीरें आ रही हैं। वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये फूलों से सजी धजी वंदे भारत ट्रेन रवाना हो रही है ऑन के साथ। हरी झंडी दिखाते ही और यहाँ इसका आगाज पटना अपने प्रथम यात्रा पर रवाना। आप जैसा देख सकते हैं
इतना उत्साह, यात्रियों के चेहरे पे मुस्कुराहटें बयान करते हुए यहाँ पे उपस्थित अतिथियों की उत्साह आज एक नई तस्वीर दिखाते हुए अंदर से बच्चे लोग, यात्री। तो देखिए, आज हरी झंडी दिखाने के बाद इस वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया गया। इसके अलावा कई तरीके की योजनाएं, परियोजनाएं हैं। रेलवे से जुड़ी ही 660 करोड़ की योजना, परियोजना जिसका शिलान्यास होना है, जिसकी आधारशिला रखी जानी है। आज की ये विजिट, ये दौरा बहुत अहम है योजना परियोजना के नजर से। देखिए, टाटानगर वंदे भारत को रवाना कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लग्जरी ट्रेन है और इसकी सुविधा मिलेगी 2 बड़े शहरों को जोड़ने के लिए। इसी योजना के तहत वंदे भारत ट्रेन लाई गई, जिसमें लोगों को वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज या फैसिलिटीज, या यूं कहें कि ट्रेन के भीतर एक लग्जरी सुविधा का अनुभव होगा, ऐसा सफर होगा। इसी के साथ आज देखिए, टाटानगर पटना के बीच दौड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन को रवाना कर दिया गया है। इसमें बैठे तमाम जो यात्री होंगे वो पहली ट्रेन के साक्षी बनेंगे, पहली बार यात्रा जिसे पीएम ने हरी झंडी दिखाई है। तो आप समझिए कि आज इस ट्रेन में बैठे लोगों के लिए खास, और इसके बाद इस रूट पर चलने वाली ये ट्रेन भी खास। टाटानगर से पटना यानी राजधानी को जोड़ने वाली एक लग्जरी ट्रेन, लोगों के पास बेहतर विकल्प होगा ट्रैवल करने के लिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज कई तरीके की योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं जो सौगात के तौर पर देखी जा रही है, जिसकी आधारशिला रखी जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र की ओर। बारामती से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। खबर यह है कि बारामती में अजित पवार के समर्थकों ने पोस्टर लगा दिए हैं, और इस अजित पवार के पोस्टर में भावी मुख्यमंत्री वाले पोस्टर हैं। जहां गणेश पंडाल में अजित पवार के समर्थकों ने पोस्टर लगा दिए, दिल की बात को पोस्टर पे उकेरा और उस पोस्टर को गणेश पंडाल में चस्पा कर दिया। और अब इसी पोस्टर को लेकर के चर्चाएं हैं, चर्चाएं होनी लाजमी है। चुनाव के मद्देनजर हर एक चीज मायने रखती है। ऐसे में गणेश पंडाल में अजित पवार के भावी सीएम वाले पोस्टर, और ये पहली दफा तो है नहीं, उनके समर्थकों ने एक बार और पोस्टर लगाया है। चलिए कृष्णा ठाकुर का रुख करते हैं, हमारी सहयोगी, उनसे जानकारी लेते हैं कहां-कहां ये पोस्टर लगे हैं कृष्णा, और अब इस पोस्टर को देखे जाने के बाद कैसे कैसे रिएक्शंस आ रहे हैं। स्नेहलता, मैं आपको बता दूं कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार इस वक्त बारामती में हैं, और जब वो बारामती में हैं तो उनके जो है वो मुख्यमंत्री वाले पोस्टर लगाए गए हैं। और ये पोस्टर जो है वो एक सार्वजनिक गणेश पंडाल है, वहाँ पर इस तरीके के पोस्टर लगाए गए हैं। और संभवतः ये कयास लगाया जा रहा है कि अजीत पवार के जो समर्थक हैं उनके तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब अजीत पवार को उनके जो समर्थक हैं वो इस तरीके के पोस्टर उन्होंने लगाए हैं। इससे पहले भी महाराष्ट्र के कई जिलों में अजीत पवार को लेकर भावी मुख्यमंत्री वाले पोस्टर जो हैं वो लग चुके हैं। एक दूसरा वाकया ये भी है कि अजीत पवार का जब अब से कुछ ही महीने पहले जन्मदिन था, तब जब उन्होंने जो केक काटा था स्नेहलता, वो केक बहुत ही चर्चा का विषय बना था। चर्चा का विषय इसलिए बना था क्योंकि उस केक पर अजीत पवार मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री बनते हुए जो लोग शपथ लेते हैं वो पूरी शपथ जो है वो लिखी गई थी। तो इस तरीके का केक भी उन्होंने कट किया था। और खुद अजीत पवार कई मौक़ों पर सार्वजनिक तौर से ये बोल चुके हैं कि वो हमेशा जो है वो उप मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आए हैं। मुख्यमंत्री बनने की जो लालसा है, जो चाहत है, वो अजीत पवार की वो किसी से छुपी नहीं है। तो एक तरफ जहां सार्वजनिक तौर पे अजीत पवार खुद कई बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि वो हमेशा उप मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आए हैं, वहीं दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं की भी भावना हमेशा ये रही है कि अजीत पवार को वो मुख्यमंत्री बनते हुए देखे। इसके लिए बारामती में चुनाव नजदीक है, इसका प्रदर्शन भी होना शुरू हो चुका है। शुक्रिया कृष्णा, तमाम जानकारी ग्राउंड की तस्वीरों के साथ हम तक पहुंचाने के लिए। और मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों का जमकर हंगामा, ये खबर मिल रही है। मुंबई टू दोहा जो फ्लाइट थी, यहाँ इसके यात्री हंगामा कर रहे हैं। खराब इंजन होने के कारण विमान उड़ान नहीं भरा और यात्रियों को विमान के बारे में जानकारी दी नहीं गई। अब बताया जा रहा है कि आज सुबह मुंबई से दोहा जाने वाली इंडिगो एयरलाइन की 3:55 की फ्लाइट उड़ान नहीं भर पाती है। यात्रियों का कहना है कि उन्हें फ्लाइट में बिठा दिया गया, लेकिन इंजन के खराबी के बारे में किसी तरीके की इंफॉर्मेशन नहीं थी। 5 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। अब क्या सिचुएशन रही और क्या कुछ इससे निकल के आया, जानते हैं। हमारी सहयोगी नम्रता कनेक्ट है। नम्रता, जरा बताइए कि क्या सिचुएशन और क्या कहा जा रहा है एयरलाइंस की ओर से, यात्रियों ने क्या क्या कहा?
जी देखिए, ये सुबह 3:55 की फ्लाइट थी, मुंबई से दोहा जाने की इंडिगो की फ्लाइट थी। तो यात्री जब फ्लाइट में बैठ गए तो उनसे कहा गया कि अभी 5 मिनट में, अभी 10 मिनट में हम टेक ऑफ करेंगे, लेकिन उनको 5 से 6 घंटे तक फ्लाइट में बिठाया गया, किसी बात की जानकारी नहीं दी गई। जब यात्रियों की तरफ से बवाल किया गया, बहसबाजी की गई, तब बताया गया कि इंजन खराब है, जिसके चलते फ्लाइट जो है वो उड़ान नहीं भर पाएगी। इसके बाद यात्रियों ने कहा कि हमें उतरने दीजिए, हमें कहीं जाकर रेस्ट करने दीजिए, हमारे साथ बच्चे हैं। तो वो उनको जवाब दिया गया कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से जानकारी लेनी पड़ेगी, तब तक आपको उतरने नहीं दिया जाएगा। ऐसे में तकरीबन 6 घंटे का वक्त बीता। उसके बाद इमिग्रेशन जो एरिया है वहां पर बिठाया गया और उसके बाद यात्रियों ने जो है बहसबाजी की, कई वीडियो सामने है। उसके बाद इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से इस पर सीरियस दखल ली गई और जो यात्री हैं, कई लोगों को लाउंज में, कई लोगों को मुंबई एयरपोर्ट के पास होटल में कमरे बुक करके ठहरने का इंतजाम किया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि जो फ्लाइट की इंजन खराब था, वो इंजन अभी भी खराब है। फ्लाइट ने उड़ान बिल्कुल नहीं भरी है। जो कनेक्टिंग फ्लाइट और तमाम फ्लाइट की जो इंतजाम है वो इंडिगो की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन यात्री जो है 200 से 300 के करीब यात्री हैं जो अभी भी मुंबई एयरपोर्ट पर हैं, कुछ आसपास के होटल्स में है, परेशान हैं और बिल्कुल वो दोहा परेशान नहीं पहुंच होंगे पाए ही। श्रीलंका। ये बड़ी बात ही है नम्रता, अगर किसी की कनेक्टिंग फ्लाइट हो दोहा जाने के लिए, उसने लंबा प्लान किया होगा और इस तरीके से पता ही ना हो कि आने वाले वक्त में उनकी फ्लाइट कब है, तो सिचुएशन तो है। अब देखते हैं इसमें क्या चीजें निकल के आती हैं। आपसे जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाएंगे।